चुनाव में बयानबाजी तीखी होती जा रही है। पीएम मोदी ने एक बार फिर कट्टे और गोलियां की बात कर आरजेडी को घेरने की कोशिश की तो आरजेडी ने बिहार में महाजंगल राज का मुद्दा उठा दिया। लालू यादव भी चुनाव रण में उतर पड़े। उन्होंने दानापुर सीट से चुनाव लड़ रहे आरजेडी के रीतलाल के समर्थन में 15 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। लालू के रोड शो में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी तो मोकामा में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थन में सम्राट चौधरी और ललन सिंह ने रोड शो किया। प्रियंका गांधी भी बिहार पहुंची और उन्होंने महागठबंधन उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगे। सहरसा में प्रियंका गांधी ने केंद्र और बिहार की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में एसआईआर करवाकर 65 लाख वोट काट दिए। वोट कटना मतलब नागरिकता खत्म कर देना, ये बड़ी साजिश है। देश में कुछ भी होता है तो ये लोग हमारे ऊपर ठीकरा फूटते हैं। इन लोगों को अपमान मंत्रालय बना देना चाहिए। प्रधानमंत्री का समय बहुत कीमती होता है। ये फालतू की बातों में आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। बिहार की नीतीश सरकार दिल्ली से चल रही है, आपके सीएम की नहीं सुनी जा रही है। प्रियंका ने कहा कि चुनाव करीब है तो ये लोग 10,000 रुपए बांट रहे हैं। पता नहीं चुनाव के बाद ये लोग क्या करेंगे। पैसे मिल रहे हैं, ले ले, लेकिन वोट सोच समझ कर देना। तो वहीं अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव के सहारे यूपी को भी साधने की कोशिश की। अखिलेश ने कहा कि यूपी के लोगों ने अवध से बीजेपी को हराया, अब बिहार में मगध बीजेपी को हराएगा। बिहार के लोग पड़ोस की परवाह ना करें, वो बुलडोजर से डरा रहे हैं। यहाँ के चुनाव के बाद उनके 400 दिन ही बचे हैं। बुलडोजर के पास दिमाग नहीं होता है। अगर चाबी बदल गई तो बुलडोजर कहां जाएगा। महागठबंधन की तरफ से एनडीए पर तीखे हमले किए गए तो एनडीए के लिए अमित शाह ने कमान संभाली और एक बार फिर लालू और राबड़ी राज का जिक्र कर कहा कि लालू और राहुल गांधी की पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक सनसनीखेज आरोप लगाकर राज्य का सियासी पारा चरम पर पहुंचा दिया है। तेजस्वी ने कहा है कि बीजेपी को अपनी हाथ बिहार में साफ साफ दिखाई देने लगी है और इसलिए अब चुनाव में धांधली की कोशिश शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब गुजरात से पुलिसकर्मी बुलाए जा रहे हैं। ये निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की सोची समझी साजिश है। तेजस्वी ने सीधे तौर पर हमला करते हुए कहा है कि हाँ, गुजरात से पुलिस बुलाई गई है बूथ के अंदर लगाने के लिए। मुझे मेरे सोर्सेस से पता चला है, पुलिस क्या कुछ अफसर भी गुजरात से लगाए गए हैं। तेजस्वी का आरोप है कि बीजेपी बाहरी पुलिस बल का इस्तेमाल करके मतदान केंद्रों पर दबाव बनाने या बूथ कैप्चरिंग जैसी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर सकती है। तेजस्वी के इस आरोप ने बिहार चुनाव की इस लड़ाई को और तेज कर दिया है। हाल ही में उन्होंने गुजरात को लेकर इससे पहले भी हमला बोला था, जब उन्होंने अमित शाह के एक बयान को लेकर कहा था, गुजरात जाते तो फैक्ट्री लगाने की बात करते, बिहार आते तो कट्टे चलाने की बात करते। हमने आज तक इतना प्रधानमंत्री जी का गिरा हुआ स्तर नहीं देखा भाषा का। और अब तेजस्वी के इस दावे से बिहार का चुनाव काफी गर्मा गया है। ये आरोप इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है और कहीं न कहीं ये कयास है कि बीजेपी इससे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है। वहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बिहार के चुनाव में आखिर गुजरात पुलिस का क्या काम। हालांकि इन आरोपों पर फिलहाल एनडीए या बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति क्या रुख लेती है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त दिख रहा है। अब तक जितनी भी सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को झटका ही लगा है। बावजूद इसके चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया कर रहा है और अब ये 12 राज्यों में शुरू हो चुकी है। लेकिन जानकारों का मानना है कि ये चुनाव आयोग के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि बिहार में तो एनडीए की सरकार थी, इसलिए विपक्ष के विरोध के बावजूद चुनाव आयोग ने प्रक्रिया पूरी की। लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों में चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन 12 राज्यों में ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उसमें तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल भी है। दोनों ही जगह एनडीए या बीजेपी की सरकार नहीं है और यहाँ 2026 में ही चुनाव भी है। ऐसे में दोनों सरकारों ने सड़क पर उतरकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी के नेता जहां सड़क पर विरोध कर रहे हैं तो वहीं डीएमके नेता सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण कराने के फैसले का विरोध बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुलकर एसआईआर के विरोध में आ गए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि 4 नवंबर को एसआईआर के विरोध में कोलकाता में एक विशाल मार्च का नेतृत्व करेंगी। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि बीएलओ भी नाराज चल रहे हैं। कर्मचारी ड्यूटी के घंटों और सुरक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वो प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेते हैं तो अपनी ड्यूटी पर नहीं जा पा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें अनुपस्थित माना जा रहा है, यानी चुनाव कार्य में शामिल होने का उन्हें नुकसान हो रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी ये मामला गरमाता जा रहा है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें यह तय हुआ कि 40 से ज्यादा दल सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील दायर करेंगे।
बता दें कि बैठक में बिहार एसआईआर का उदाहरण देते हुए कहा गया था कि वहां अल्पसंख्यकों और भाजपा विरोधी वोटरों के नाम हटा दिए गए। इसमें कहा गया कि हमारी चिंता बिहार से उपजी है, वहां एसआईआर को इस तरह चलाया गया कि अल्पसंख्यकों और भाजपा विरोधी लोगों के वोट हटा दिए गए। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट या सार्वजनिक मंचों पर इस पर कोई बयान नहीं दिया, यानी साफ है कि इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग को अपनी मंशा में कामयाब नहीं होने देगा। 20 के दिल्ली हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उमर खालिद, शर्जील ईमान, गुलफिशा फातिमा और अन्य की जमानत याचिकाओं पर हुई सुनवाई के दौरान देश के न्याय में देरी का मुद्दा सामने आया। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने चौंकाने वाले आंकड़े रखे। सिब्बल ने पीठ को बताया कि 55 तारीखों पर जज छुट्टी पर थे, 26 तारीखों पर कोर्ट में समय नहीं मिल पाया और 59 तारीखों पर तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही सुनवाई से गायब हो गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि 140 से ज्यादा सुनवाइयां केवल सिस्टम की गैर जिम्मेदारी के कारण बर्बाद हो गई, जबकि दिल्ली पुलिस लगातार ये दावा करती रही है कि आरोपी ट्रायल टाल रहे हैं। सिब्बल ने यह भी स्पष्ट किया कि उमर खालिद का नाम 751 एफआईआर में से केवल एक एफआईआर में दर्ज है और उस एक मामले में भी ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, फिर भी वो बीते 5 साल से जेल में है। सुनवाई के दौरान अदालत में कई दलीलें पेश की गयी, जिनमें सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम मिलकर प्रत्येक अभियुक्त के लिए 10 मिनट का समय लेंगे, जिस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि हमारे पास 3 से 17 साल की अवधि वाले 17 जमानत के मामले हैं, हम बस अपना समय समायोजित कर रहे हैं। हमारे पास 2 साल से लेकर 18 साल तक के मामले हैं। मुझे नहीं पता कि अधिकार क्षेत्र वाली अदालतें इन मामलों की सुनवाई क्यों नहीं करती हैं। वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये सब तथ्यों पर आधारित है और तथ्य ये है कि कुछ लोग एक दिन भी बाहर रहने के लायक नहीं है। दोपहर बाद की सुनवाई में सिब्बल ने फिर स्पष्ट किया कि उमर खालिद का नाम 750 एफआईआर में शामिल नहीं है। उन्होंने 116 मामलों का उदाहरण दिया जिनकी सुनवाई हुई और निष्कर्ष निकाला गया, जिनमें से 97 में अभियुक्तों को बरी कर दिया गया और 16-17 मामलों में सबूतों के गड़ने के कारण गड़बड़ी हुई। इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 6 नवंबर को दोपहर 2 बजे की अगली तारीख तय की है। ये मामला न केवल अभियुक्तों के अधिकारों बल्कि न्यायपालिका की कार्यप्रणाली और देश में न्याय के विलंब पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अब 6 नवंबर को इस मामले में क्या होता है ये देखना। इनका महाकाल लोक मंदिर एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। मस्जिद में नमाज अदा करने वाले 13 स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि महाकाल मंदिर की पार्किंग को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 200 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया। इसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट से जब राहत नहीं मिली तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ताओं ने कई आरोप लगाते हुए कहा कि मस्जिद को 1985 में वक्फ के रूप में अधिसूचित किया गया था और इस साल जनवरी में अवैध घोषित किए जाने और मनमाने तरीके से ध्वस्तीकरण से पहले 200 सालों तक इसका इस्तेमाल होता रहा। ध्वस्तीकरण से पहले सरकार की ओर से की गई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई है। राज्य सरकार ने अधिग्रहण की झूठी कहानी गढ़ने के लिए क्षेत्र में अवैध कब्जाधारियों और अतिक्रमणकारियों को मुआवजा दे दिया। याचिका में कहा गया है कि इस विध्वंस ने पूजा स्थल अधिनियम 1991, वक्फ अधिनियम 1995 और भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं सुना देता तब तक उस स्थान पर नए निर्माण पर रोक लगा दी जाए जहां पहले मस्जिद थी, जिसे प्रशासन के आदेश पर तोड़ा गया है। कोर्ट से मस्जिद को गिराने के मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी याचिका में की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि उज्जैन में स्थित तकिया मस्जिद का विवाद मुख्य रूप से महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण परियोजना से जुड़ा है। ये मस्जिद करीब 200 साल पुरानी बताई जाती है, जो निजामुद्दीन कॉलोनी में स्थित है। विस्तारीकरण परियोजना के तहत मंदिर परिसर का विस्तार 2.5 हेक्टेयर से 40 हेक्टेयर से ज्यादा किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य परिसर को 7 गुना बड़ा करना है। इसमें मस्जिद भी आ गई। इस प्रक्रिया में मस्जिद और आसपास के 257 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद वक्फ संपत्ति है, जबकि प्रशासन अवैध अतिक्रमण बता रहा है। आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों की घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तलब किया, जिन्होंने कोर्ट में पेश होकर बिना शर्त माफी मांग ली। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के पालन पर हलफनामा दाखिल न करने को लेकर कोर्ट ने पिछली सुनवाई में नाराजगी जताई थी और इसलिए आज इन तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पेशी अनिवार्य थी। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने मुख्य सचिवों की माफी स्वीकार कर ली और उन्हें भविष्य की सुनवाई में व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। हालांकि कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी चूक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट ने कुत्तों के काटने से प्रभावित लोगों की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और उन्हें मामले में हस्तक्षेप की इजाजत दे दी है। खास बात यह है कि पीड़ितों को कोर्ट रजिस्ट्री में हस्तक्षेप के लिए जमा राशि से छूट दे दी गई है। वहीं इसके विपरीत कुत्तों के समर्थकों के लिए हस्तक्षेप पर व्यक्तियों को 25,000 रुपए और गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ को 2 लाख रुपए की जमा राशि अनिवार्य की गई है। कोर्ट ने पीड़ितों की बात सुनने का फैसला किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकारी दफ्तरों में कुत्तों को खिलाने की प्रथा पर भी सख्ती दिखाई। बेंच ने कहा, सरकारी संस्थानों में कर्मचारी खुद कुत्तों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे ये समस्या बढ़ रही है। इस पर कोर्ट जल्द ही आदेश जारी करेगा। कोर्ट का मुख्य जोर आवारा कुत्तों की समस्या को कंट्रोल करने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर है। ये मामला अब 7 नवंबर को अगली सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया गया है। कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को भी इस मामले में पक्षकार बनाया है। अब इन सब के बीच सबकी निगाहें 7 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मिसाइलें पाकिस्तान में किराना हिल्स तक पहुंच गई थी। ये वो जगह है जहां पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार रखे हैं और अब खबर आ रही है कि इसी जगह पर पाकिस्तान परमाणु बम के परीक्षण की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर खुलासा किया। ट्रंप ने कहा कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका अब पीछे नहीं रह सकता है। पाकिस्तान के अलावा दूसरे 3 देशों का भी डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया है। वो मीडिया रिपोर्ट या खुफिया रिपोर्ट के आधार पर किया गया है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो पुख्ता माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिका की सेना की भी तैनाती है। नूर खान एयरवेज को लेकर तो अमेरिका के रक्षा मंत्री ने ही ये कबूल कर लिया था कि यहाँ उनकी सेना के अधिकारियों को भी जाने के लिए अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती है। डोनाल्ड ट्रंप हाल के समय में पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर से 2 बार मिल चुके हैं, जबकि पिछले दिनों उनकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी 2 बार मुलाकात हो चुकी है। और अब ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में पाकिस्तान के परमाणु हथियार को लेकर भी बातचीत हुई थी। ऐसे में ट्रंप के बयान के बाद दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के परीक्षण की खबर के बाद भारत पर भी इसके परीक्षण का दबाव बढ़ने लगा है। वैसे भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही 1998 के बाद से कोई परीक्षण नहीं किया है, लेकिन जब से ट्रंप ने एक बार फिर से परमाणु हथियारों के परीक्षण की बात कही है, उसके बाद दुनिया में परमाणु हथियारों की दौड़ एक बार फिर से शुरू होने की आशंका दिख रही है।